सो लेट्स स्टार्ट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझने से पहले आपको मैं बताऊं कि भाई जो आपने अभी पिछला टॉपिक पढ़ा है कैश बुक के अंदर हम क्या मेंटेन कर रहे थे। हम दो टी अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे सेम कैश बुक के अंदर। एक कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। अभी हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक के अंदर जो फोकस है वो बैंक अकाउंट के ऊपर है। देखें, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे बैंक अकाउंट में होती थी हमने उसको देखा कि हम उसको कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता था उसके थ्रू पास करवाते थे। या ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारे बैंक अकाउंट से होंगी दे विल बी पास थ्रू आवर बैंक अकाउंट, यानी कि हम उसको कैश बुक के अंदर मेंटेन कर रहे हैं। हम एक कैश बुक बना रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई जितनी भी बैंक से ट्रांजेक्शन होंगी वो कैश बुक के थ्रू पास होंगी बैंक कॉलम के अंदर। आपकी बैंक से जितने भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं आप उसको अपने पास किधर मेंटेन कर रहे हैं? कैश बुक के अंदर मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली एट द सेम टाइम उन ट्रांजैक्शंस को बैंक वाले भी अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है ना? आपके अगर बैंक से पैसे निकल रहे हैं तो आप उसको अपनी कैश बुक में मेंटेन कर रहे हो, कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो कि पैसे निकले हैं। और अगर कोई पैसे आए हैं तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो कैश बुक में कि पैसे आ गए हैं। सिमिलरली बैंक वाले, आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है, बैंक वाले भी उन ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप अपने पास उसको रिकॉर्ड कर रहे हो कैश बुक के अंदर, बैंक वाले उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, जब वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको भी पता है आप लोग के पास अगर चलो अकाउंट नहीं पे तो आपके फैमिली मेंबर्स के पास अकाउंट होगा, तो आप उनसे पूछें कि आपके पास महीने के एंड में बैंक स्टेटमेंट आती है या नहीं आती। तो डेफिनेटली सबके पास बैंक स्टेटमेंट आती है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें समरी ऑफ ट्रांजेक्शन होती है कि भाई आपने ये ट्रांजेक्शन करी है, यहाँ यहाँ आपके पैसे आए हैं, यहाँ यहाँ पैसे गए हैं। लेकिन जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है और जो कैश बुक होती है उसमें एक बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस किस चीज का होता है? डिफरेंस इस चीज का होता है कि आपके नजरिए से जो आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, बैंक में जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आपके लिए बैंक क्या है? बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपके लिए एसेट है। क्योंकि आप ये कहते हो कि यार मैं जब चाहूं जैसे चाहूं मेरे बैंक में पड़े हुए पैसे को मैं इस्तेमाल कर लूंगा। ऐसा ही है ना, आप चाहे बैंक से पैसे निकाल के खाना खाने चले जाएं, आप चाहे बैंक से निकाल के बिजनेस करें, वट एवर, जितने भी पैसे पड़े हुए वो आपके लिए एज अ बिजनेस या एज ए इंडिविजुअल एक रिसोर्स है। अगर आप बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो, जिस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है और जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपके पैसे पड़े हुए हैं, बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो तो क्या बैंक के लिए भी वो आपका, आप कौन हो? डिपॉजिटर हो। अगर अब मैं बैंक के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं तो आप कौन हो? आप डिपॉजिटर हो। क्या डिपॉजिटर का पड़ा हुआ पैसा बैंक के लिए, अगर मैं बैंक हूं, तो क्या वो मेरे लिए एसेट है? नो, वो मेरे लिए एसेट नहीं है। इंस्टेड वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। क्यों सर लाइबिलिटी कैसे है? भाई देखो, जैसे अभी मैंने कहा कि आप अगर बिजनेस हो, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप जब चाहो, मैंने कहा, वो 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। जब चाहो बैंक से वो 5 लाख रुपए निकाल सकते हो। तो मैं एज अ बैंक लाइबल हूं कि जब भी आप अपने अकाउंट में पड़े हुए पैसे डिमांड करो, मैं आपको वो पैसे पे करूं। तो मैंने अभी क्या वर्ड यूज किया? मैं एज अ बैंक लाइबल हूं। लाइबल का क्या मतलब होता है? कि मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वेन एवर यू डिमांड मनी आई हैव टू पे यू दैट मनी, क्योंकि आपके अकाउंट में उतने पैसे पड़े हुए हैं। तो आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं वो मेरे लिए एज अ बैंक क्या हो गए? वो मेरे लिए एज अ बैंक लाइबिलिटी हो गए। तो आप जो कैश बुक को बनाते हो, समझिएगा बात, आप उसको एज अ एसेट मेंटेन कर रहे होते हो। और जब आप उसको एज अ एसेट मेंटेन कर रहे हो तो आप क्या दिखाते हो? क्या बैंक अकाउंट में पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट से पैसा गया तो क्रेडिट, बिकॉज फॉर यू द बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट इज एन एसेट। तो एसेट की नीचे डेबिट होती है। आप कहते हो पैसा बढ़ रहा है, जब आ रहा है पैसा तो डेबिट करो, जब पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करो। ऑन दी अदर हैंड जो बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आपका जो अकाउंट बैंक वालों की नजर में क्या है? वो एक लाइबिलिटी है। इट्स नथिंग मोर देन अ लाइबिलिटी, बिकॉज दे नो दैट दे आर लाइबल टू पे यू बैक दैट मनी वेन एवर यू डिमांडेड। तो उनकी नजर में, अब क्योंकि वो एक लाइबिलिटी का अकाउंट बना रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट क्या बना रहे हैं? वो एक लाइबिलिटी की बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो जब जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, उनके लिए, बैंक वालों के लिए उनकी क्या बढ़ रही है? लाइबिलिटी बढ़ रही है। अगर हाजरा के अकाउंट में भी 10 लाख रुपए पड़े हुए थे और 5 लाख रुपए और आ जाते हैं, तो बैंक वाले कहेंगे कि भाई नाउ वी आर लाइबल टू पे हाजरा दैट 15 लाख रुपीज, यानी कि अब 5 लाख रुपए से हमारी लाइबिलिटी और बढ़ गई है। हाजरा का कल आ जाओ पूरे 15 लाख रुपए डिमांड करे तो हमें उसको पूरे 15 लाख रुपए रीपे करने पड़ेंगे। तो आपका अकाउंट बैंक वालों के लिए क्या है? लाइबिलिटी है।
तो वो बैंक स्टेटमेंट भी लाइबिलिटी की तरह बनाते हैं, लाइबिलिटी के अकाउंट की तरह बनाते हैं। विच मीन्स कि जब भी आपके अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे, बैंक वाले कहेंगे हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है, और वो आपके अकाउंट को, आपका अकाउंट क्या है बैंक के लिए, लाइबिलिटी है, आपके अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, रिप्रेजेंटिंग कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है। और जब जब आप पैसे निकालोगे, ठीक है ना, 10 लाख थे और 10 लाख की जगह लेट से हजार ने 5 लाख निकाल लिए, तो बैंक वालों की लाइबिलिटी 5 लाख से क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि अब आप 5 लाख निकाल चुके हो, तो अब बैंक वालों को पता है कि उन्होंने 5 लाख आपको कम रीपे करने हैं, तो उनकी लाइबिलिटी क्या हो गई, उनकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो क्या करेंगे, वो आपके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो अभी क्लास के बाद आप सब जाके देखिएगा, आपके घर में जब भी कोई अगर बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जब पैसे कटते हैं ना, तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। अब आप कहोगे सर मेरा बैंक तो मेरे लिए एसेट है, तो पैसे कट रहे हैं तो डेबिट क्यों हो रहा है, पैसे कट रहे हैं तो फिर तो हमारा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। या अगर लेट से मैं कैश बुक मेंटेन कर रहा हूँ और मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो मैं कैश बुक में क्या एंट्री पास करूंगा, क्रेडिट साइड पे एंट्री पास करूंगा। तो मैसेज में ये क्यों लिखा हुआ आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, जब आप पैसे विड्रॉ करते हो, मैसेज में वो इसलिए लिखा आता है क्योंकि बैंक वाले अपने हिसाब से बात कर रहे होते हैं। बैंक वालों के लिए आप कौन हो, आपका अकाउंट क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो जब आप पैसे निकाल रहे हो, बैंक वाले कह रहे हैं कि हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। और जब हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो हम हमारी लाइबिलिटी कम किस साइड पे होती है, डेबिट साइड पे होती है। तो बैंक वाले मैसेज करते हैं योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, विच मीन्स हमने हमारी लाइबिलिटी आपके अकाउंट को कम कर दिया। इंस्टेड, अगर आपकी लेट से सैलरी आती है या कहीं से पैसे आते हैं, तो आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, क्योंकि अब बैंक वालों की नजर में जो आपके अकाउंट अगेन लाइबिलिटी है और उसके अंदर पैसे आए हैं, तो बैंक वाले कह रहे हैं कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है। और लाइबिलिटी किस साइड पे बढ़ती है, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड के ऊपर बढ़ती है, तो वो आपको मैसेज करते हैं और अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो समझाने का मकसद क्या है, व्हेन यू लुक एट अ कैश बुक, जो डेबिट साइड होती है वो इनफ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है, क्रेडिट साइड जो है वो आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है। When you look at a bank statement, the case is reverse. अब आपकी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो ये बता रही है कि ये पैसे आए हैं आपके अकाउंट पे, इफ यू लुक इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अकाउंट होल्डर, क्योंकि बैंक वालों ने तो बैंक स्टेटमेंट अपने हिसाब से बनाई है और उन्होंने तो आपको लाइबिलिटी ट्रीट किया है। तो जब जब आपके अकाउंट में पैसे आए, उन्होंने बोला लाइबिलिटी बढ़ी है, उन्होंने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। जब जब पैसे कटे, उन्होंने बोला लाइबिलिटी कम हुई है, उन्होंने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट पढ़ते हो, तो उसमें जो क्रेडिट साइड होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपके अकाउंट में कब कब पैसे आए हैं, और जो डेबिट साइड होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपके अकाउंट से कब कब पैसे कटे हैं। ये आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने घर पे जाके, जो भी घर में जिसका भी बैंक अकाउंट है, उसकी बैंक स्टेटमेंट खोल के देखनी है कि कब, अब आपको फिर रियलाइज होगा कि अच्छा ये पैसे लेट से सैलरी आई है या कहीं से भी पैसे आए हैं, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डेड होंगे। और कहीं से भी पैसे आपने शॉपिंग करी होगी, जो भी किया होगा, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्डेड होंगे। तो ये काम आपने करना है। खैर, क्योंकि यही काम इस टॉपिक के अंदर भी करना होता है, इस टॉपिक के अंदर भी हम बैंक स्टेटमेंट हमारे पास होती है, हमें उसको रीड करना होता है। और कैश बुक तो खैर अब आपको रीड करना और बनाना भी आ गई है, तो बैंक स्टेटमेंट आपको अपेरेंटली रीड करनी आनी चाहिए। खैर, अब आप अपने पास मेंटेन कर रहे हो कैश बुक, ठीक है, हर बैंक की ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन। बैंक वाले अपने पास मेंटेन कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, और तमाम आपके अकाउंट में जो भी बैंक से आपके अकाउंट, जो भी आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन हो रही है, बैंक वाले उसको बैंक स्टेटमेंट में मेंटेन कर रहे हैं। उसूली तौर पे अब होना क्या चाहिए, भाई आप भी वही ट्रांजेक्शन मेंटेन कर रहे हो, बैंक वाले भी वही ट्रांजेक्शन मेंटेन कर रहे हैं। जब दोनों लोग, दो डिफरेंट पार्टीज सेम ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रख रही हैं, सही है ना, आप भी सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, बैंक वाले भी सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अपेरेंटली महीने के एंड पे जो आप अपने पास कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजेक्शन, कैश बुक के अंदर। तो महीने के एंड पे जो आपकी कैश बुक का बैलेंस है, और महीने के एंड पे जो बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट इशू करते हैं उनका जो बैलेंस होता है, बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है, वो उसूली तौर पे तो सेम आना चाहिए, क्योंकि भाई दोनों ने थ्योरेटिकली बात करी जाए सेम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, सेम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, तो बैलेंस भी सेम आना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये दो बैलेंसेस जो कि सेम आने चाहिए, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई हैं, ये दो बैलेंसेस सेम नहीं आते। क्योंकि ये दो बैलेंसेस सेम नहीं आते, तो अकाउंटिंग के अंदर जब भी दो बैलेंसेस जिनको उसूली तौर पे सेम आना चाहिए, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आज बहुत सारी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक चार्ज, अभी हम रीजंस पढ़ेंगे कि किसकी वजह से डिफरेंस आता है। बट अभी ये बात याद रखो कि उसूली तौर पे अकाउंटिंग के अंदर अगर हम कहते हैं कि दो चीजों का बैलेंस सेम आना चाहिए, अगर उनका बैलेंस सेम नहीं है, देन देर इज अ नीड टू मेक अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
ओ लेवल्स में तो आप सिर्फ बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो, एएस में जाते हो तो फिर कंट्रोल अकाउंट्स की रिकंसिलिएशन भी आ जाती है, और A2 तक जाते जाते और प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन भी आ जाती है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि दो बैलेंसेस जिनको उसूली तौर पे सेम होना चाहिए, अगर वो सेम नहीं आ रहे किसी भी रीजन की वजह से, तो अब देयर इज अ नीड टू रिकनसाइल। अब हमें देखना पड़ेगा कि यार ये दो बैलेंसेस सेम क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दैट इज वाई वी हैव टू मेक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस आपका डिफरेंट आता है, और जब बैंक स्टेटमेंट आती है तो उसका बैलेंस डिफरेंट आता है। उसूली तौर पे आप कहते हो कि यार ये दो बैलेंसेस सेम होने चाहिए थे, लेकिन अभी ये दोनों बैलेंसेस सेम नहीं आ रहे। तो फिर हमें देखना होता है कि ये दो बैलेंसेस सेम क्यों नहीं आ रहे, व्हाट इज द रीजन दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक बैलेंस एंड द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। रीजन क्या है कि ये डिफरेंस आ रहा है, तो अब हम वो रीजंस देख लेते हैं। कुछ चीजें, कुछ ट्रांजैक्शन, बेसिकली यही होगा ना कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो कि बैंक वालों ने तो अपने पास रिकॉर्ड कर ली होंगी बैंक स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन आपको एज एन अकाउंट होल्डर या एज अ बिजनेस, आपको उन ट्रांजेक्शन्स का पता ही तब चलेगा जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। बिफोर हैविंग अ बैंक स्टेटमेंट आपको पता ही नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन आपके बैंक अकाउंट से हो चुकी है। तो कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है? सबसे पहला आपका आता है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑर्डर एक बेसिकली बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कि आप एज अ बिजनेस देते हो बैंक वालों को। क्या इंस्ट्रक्शन देते हो आप बैंक वालों को? आप कहते हो बैंक वालों को कि भाई ट्रांसफर अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, नंबर वन, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी को ट्रांसफर करो ऑन अ फिक्स डेट, एक फिक्स डेट पे ट्रांसफर करो, टू अ फिक्स पर्सन अकाउंट। फिक्स अमाउंट ट्रांसफर करनी है, फिक्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी है, और फिक्स डेट पे ट्रांसफर करनी है। तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये एक इंस्ट्रक्शन है जो आपने बैंक को दी हुई है। क्यों दी हुई है? क्या आपको पड़ी थी कि आपने ये इंस्ट्रक्शन बैंक को दी? लेट से यू आर खाड़ी, या लेट से यू आर गुल अहमद, आपका कोई भी एक इस तरीके का बड़ा बिजनेस है, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर 100+ आउटलेट्स है, या इनफैक्ट 500+ आउटलेट्स हैं, मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं। आपको हर आउटलेट का रेंट पे करना है। महीने की 5 तारीख को, लेट से आपके लैंड मालिक मकान ज्यादातर कहते हैं कि भाई महीने की 5 तारीख तक आप हमें पिछले महीने का रेंट दे दें। अब आपको पता है कि अब मेरे 100+ आउटलेट हैं, तो क्या लगता है आपको खाड़ी वाले क्या करते होंगे? वो उनका कोई बंदा होता होगा जो कि 100 चेक बनाएगा बैठ के। 100 चेक बनाना इट्स अ टाइम टेकिंग एक्सरसाइज ना। और 100 तो शायद मैं कम कह रहा हूँ, आउटलेट 100 से भी ज्यादा होंगे, ठीक है। और हर महीने 100 चेक बनाना, ये कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं हुई। तो उसकी जगह अब खाड़ी वालों ने कहा कि यार ये हमारे 100 आउटलेट्स हैं, इनके ये XYZ ओनर्स हैं, इनके ये अकाउंट नंबर्स हैं। खाड़ी वालों ने करा उस 100 जो उनकी लोकेशन, जो उसकी एक लिस्ट बनाई, उन 100 लोकेशंस के जो लैंड ओनर्स हैं उनका नाम, उनका अकाउंट नंबर लिखा, और हर रिस्पेक्टिव लोकेशन का जो रेंट है वो अमाउंट लिख दी, और उसके आगे डेट मेंशन कर दी, फिक्स डेट, और बैंक को दे दी। और बैंक को कहा कि भाई हर महीने की 5 तारीख को ये लिस्ट है, ये अकाउंट नंबर्स हैं हमारे लैंड ओनर्स के, और ये उनकी रेंट की अमाउंट है जो कि फिक्स है, रेंटल तो हर महीने फिक्स रहता है। तो आपने कहा बैंक को कि भाई हर महीने की 5 तारीख को फला फला अकाउंट के अंदर जो मैं डिटेल्स दे रहा हूँ, एक फिक्स्ड अमाउंट जो मैंने मेंशन कर दी है, वो आपने ट्रांसफर हर महीने करते रहना है। अब क्योंकि आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी, तो बैंक जिम्मेदारी के साथ हर महीने ये स्टैंडिंग ऑर्डर की ट्रांजेक्शन करता रहेगा। और जैसे ही वो ये ट्रांजेक्शन करेगा, इट विल इमीडिएटली बी रिकॉर्डेड बाय द बैंक इन द बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली। लेकिन आपके पास एज अ बिजनेस आपको कब पता चलेगा कि भाई ये रेंट कट चुका है? क्योंकि आपने अपने हाथ से तो ट्रांजेक्शन करी नहीं है कि आप उसको रिकॉर्ड कर लो। ट्रांजेक्शन तो आपके बिहाफ पे बैंक ने कर ली और हर महीने कर रहा है। तो आपको तभी पता चलेगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन हो गई है वंस द बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड। अब आप कहो कि सर हमारी तो जब हम पैसे पे करते हैं तो हमारे तो मोबाइल पे ईमेल भी आ जाती है, नोटिफिकेशन भी आ जाता है, और मैसेज भी आ जाता है, तो बिजनेस वालों के पास क्यों नहीं जा रहा? भाई बिजनेस वालों की, अगर आप कभी खाड़ी के किसी एक स्टोर पे भी जाके खड़े हो जाओ तो आपको वो लाइन से पता चलेगा कि हर सेकंड में, हर मिनट के अंदर उनकी ट्रांजेक्शन हो रही है, सिर्फ एक स्टोर के ऊपर। तो मल्टीपल स्टोर्स पे तो यानी कि हर सेकंड भी अगर मैं कहूँ कि ट्रांजेक्शन हो रही है, तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो उनके पास कोई बंदा ऐसा थोड़ी है मोबाइल लेके बैठा हुआ और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। तो दैट इज वाई बिजनेस के केस के अंदर आपके एज ए इंडिविजुअल्स, हमारे यहाँ तो हमें तो पता चल जाता है, 100 रुपये भी कटे तो पता चल जाता है कि ईमेल आ जाती है कि भाई पैसे कटे हैं। लेकिन एज बिजनेसेस आपकी हर सेकंड ट्रांजेक्शन हो रही होती है या हर मिनट ट्रांजेक्शन हो रही होती है।
तो आपको नहीं पता चलता कि कौन से पैसे कटे हैं। आपके पास मतलब कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता, कोई आपने बंदे नहीं बिठाए होते चार्ज होते, सिर्फ मैसेजेस ट्रैक करेंगे कितने कितने पैसे कटे हैं। तो दैट इज वाई स्टैंडिंग ऑर्डर आपने क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर पूछता है। फिक्स डेट के ऊपर एक फिक्स्ड अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर करने की इंस्ट्रक्शन अगर आप बैंक को दे रहे हो तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर है। इट विल इमीडिएटली बी रिकॉर्डेड बाय द बैंक इन द बैंक स्टेटमेंट एज सून एज द ट्रांजेक्शन इज डन, बट विल ओनली बी रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस वंस द बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव। सेकंड इज डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट भी स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह है, बस इसके अंदर एक फर्क है। कुछ खर्चे आपके ऐसे होते हैं जो आपके हो तो महाना रहे होते हैं, लेकिन उसमें अमाउंट हर महीने चेंज हो रही होती है। रेंट पे तो क्या है, हर महीने अमाउंट सेम है ना, अगर चेंज होगी भी तो साल में या 2 साल में चेंज होगी। यू आर रनिंग अ बिजनेस ऑन द लार्ज स्केल, देखो नहीं, अगर स्मॉल स्केल पे तो फिर पता चल जाता है, लेकिन जब मैं जो बात कर रहा हूँ बड़े बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई छोटा सा बिजनेस है, लाइक से कोई दुकान है या इस तरीके कोई बिजनेस है, तो फिर अब मैं मोस्ट प्रॉब्ली मेरा अपना शायद कंपनी का अकाउंट भी ना हो, मैं इंडिविजुअल अकाउंट ही चला रहा हूँ और मेरे पास जो है वो सारी ईमेल्स वगैरह आ जाती हूँ। मैं बड़े बिजनेसेस की यहाँ पे जो है वो बात कर रहा हूँ। नो, दीज क्वेश्चंस कम, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन पेपर 2 एज वेल, सिर्फ पेपर 1 में नहीं आते, पेपर 2 के अंदर भी आते हैं। और आपसे डेफिनेशन वगैरह पूछेगा, मैं आपको जब सवाल करवाऊंगा तो आप देखोगे कि इसमें डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें आ रही होंगी। खैर, तो जो नंबर 2 जो आपकी ट्रांजैक्शन है दैट इज डायरेक्ट डेबिट। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप हर महीने कर रहे होते हो, लेकिन उसमें अमाउंट हर महीने चेंज हो रही होती है। आपको डेट भी फिक्स होती है, आपने एक फिक्स डेट पे वो खर्चा पे करना होता है, और एक फिक्स अकाउंट में पे करना होता है, लेकिन हर महीने अमाउंट चेंज हो रही होती है। इसकी एग्जाम्पल सबसे अच्छी क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अगर खाड़ी के 100 आउटलेट्स हैं, तो 100 आउटलेट्स का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो आ रहा है ना। अब हर महीने मैं एक बंदे को भेजूं जो कि 100 बिल लेके जाए, अच्छा एक बंदा तो मैं रख भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे कुछ आउटलेट कराची में, कुछ लाहौर में, कुछ इस्लामाबाद में, तो मैं हर जगह क्या एक एक बंदा बैठाऊं जो कि हर महीने उस शहर के बिल कलेक्ट करे और जाके फिर बिल जमा कराए। इससे बहुत ज्यादा आसानी ये है कि वो 100 लोकेशंस के जो इलेक्ट्रिक के बिल नंबर है मेरे बैंक को दे दिए। मैंने कहा कि हर महीने की 10 तारीख को बिल नंबर डालो, तुम्हारे पास बिल आएगा, जो भी बिल की अमाउंट है वो बिलिंग कंपनी को पे कर दो। तो इसमें क्या हो रहा है, फिक्स डेट को फिक्स्ड अकाउंट के अंदर सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि बिल को एक महीने शायद 10,000 का है, अगले महीने 20,000 का है, उसके अगले महीने 50,000 का आ जाए, तो अमाउंट क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन अकाउंट सेम रहेगा। सेम बिलिंग कंपनी को हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पे करना है, और डेट भी मोर और लेस फिक्स रहेगी कि भाई ड्यू डेट जो हर महीने की होती है वो सेम ही होती है। तो उससे 2 दिन पहले मैंने कहा है कि आप क्या कर दो, बिजली के बिल की पेमेंट कर दो, तो दैट इज डायरेक्ट डेबिट। अब बैंक वाले तो इस ट्रांजेक्शन को एज सुन एज ट्रांजेक्शन होगी अपने पास बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन बिजनेस को अगेन कब पता चलेगा, बिजनेस को तभी पता चलेगा जब उसके पास बैंक स्टेटमेंट रिसीव हो। इसी तरीके से होता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या है, सबसे पहले तो ओवरड्राफ्ट क्या है, जब आप बैंक से एक्सेसिव विड्रॉल कर लो, आपके अकाउंट में 10,000 पड़े हुए थे और आपने 12,000 निकाल लिए, अगेन ये फैसिलिटी भी आपके पास और मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे अकाउंट में 10,000 है तो हम 10,000 1 रुपये भी नहीं निकाल सकते, सिर्फ 10,000 ही निकाल सकते हैं। लेकिन बिजनेसेस के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो बैंक से अगर शॉर्ट टर्म पे चाहे, उनके पास पैसे कम पड़े हुए हैं तो वो पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि बिजनेस को, बैंक को पता होता है कि भाई इसके तो इतने बिजनेस चलने हैं, इतने आउटलेट्स चलने हैं, ये कहाँ भागेगा, तो बैंक वाले उसको एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी देते हैं कि भाई आपके अकाउंट में अगर 10 लाख हैं तो आप 12 लाख भी निकाल सकते हो, लेकिन जो 2 लाख रुपए की आप एक्सेसिव विड्रॉ करोगे दैट विल बी रेफर टू एज ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और उस ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक कहता है कि हम आपसे डेली इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जब तक आप वो अमाउंट हमें रीपे नहीं करते थे, हम आप पे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो हमने आपको एक फैसिलिटी दी है एक्सेसिव विड्रॉ करने की, हम आपके ऊपर उस अमाउंट पे, और जो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है उस पर क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जब वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो बैंक वाले तो इंटरेस्ट चार्ज करते ही उसको अपने पास बैंक स्टेटमेंट में फौरन रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन आपको एज बिजनेस कब पता चलेगा कि भाई ये ओवरड्राफ्ट के ऊपर इतना इतना इंटरेस्ट लग चुका है, जब आपके पास अगेन बैंक स्टेटमेंट आई। तो ये एरर्स के अंदर एक कॉमन बात देख रहे हो, ये ट्रांजैक्शन जो अभी आपने पढ़ी, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, वो ट्रांजैक्शन है जो कि बैंक की तरफ से इनिशिएट हो रही है। स्टैंडिंग ऑर्डर में पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। डायरेक्ट डेबिट में पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। इंटरेस्ट कौन चार्ज कर रहा है, बैंक चार्ज कर रहा है। तो दैट इज वाई, क्योंकि ट्रांजेक्शन इनिशिएट ही बैंक की तरफ से हो रही हैं, बैंक वाले तो उसको फॉरन रिकॉर्ड कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि वही दे आर द वन मेकिंग द ट्रांजेक्शन। आपको एज बिजनेस कब पता चल रहा है कि ट्रांजेक्शन हो चुकी है, ये पैसे कट चुके हैं, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ रही है। इसी तरीके से एक चीज होती है बैंक चार्जेस। ये वो चीज़ है जो आप लोग रिलेट कर सकते हो। आप घर वालों से पूछो बैंक चार्जेस कटे हैं कभी, तो बोलेंगे हाँ कटे हैं। फिर आप उनसे पूछो कि आपसे पूछ के कटते हैं बैंक चार्जेस, तो बोलेंगे नहीं, बैंक चार्जेस बस कट जाते हैं।
तो आप बोलोगे आपको कैसे पता चलता है बैंक चार्जेस कट गए? बैंक चार्जेस कटने पे तो काफी बैंक जो है वो मैसेज भी नहीं भेजते या नोटिफिकेशन भी नहीं भेजते, बस काट लेते हैं। और फिर आपको कब पता चलेगा कि अच्छा ये बैंक चार्जेस भी कट गए? जब आप बैंक स्टेटमेंट खोल के देखते, उस महीने की, जिस महीने बैंक चार्जेस कटे हैं, जब आप उस महीने की बैंक स्टेटमेंट खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा यार ये बैंक चार्जेस भी कट गए। तो सेम बिजनेसेस के लिए भी होता है। बैंक वाले उनके अकाउंट से बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेते हैं। और अच्छा ऐसा नहीं है आप कहोगे सर ये तो गलत है, नहीं ये गलत नहीं है। जब आप अकाउंट ओपन कर रहे होते हो ना तो 50 पेजेस, 50 तो नहीं लेकिन 10-12 पेजेस का वो आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं। और 8-10 जगहों पे आपसे जो है एटलीस्ट सिग्नेचर लेते हैं। तो उसके अंदर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होता है कि बैंक चार्जेस हम आपको बिना बताए आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े होंगे उससे काट लेंगे। आपको फिर कब पता चलेगा? जब बैंक स्टेटमेंट आएगी। तो अगेन ये भी बाकी 3 ट्रांजेक्शन की तरह बैंक वाले ही इनिशिएट कर रहे हैं, चार्जेस कौन डिडक्ट कर रहा है? बैंक डिडक्ट कर रहा है। ऐसे ही वो कर रहे हैं, वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपको कब पता चलेगा? जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। देन एरर नंबर फिफ्थ इज डिसऑनर्ड चेक, जिसको आप अनपेड चेक भी कह सकते हो या रेफर टू ड्रॉर के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। डिसऑनर चेक को समझने के लिए आप यहाँ पे जरा आ जाएं। एक एंट्री से मैं आपको डिसऑनर चेक समझाता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, वॉल्टर वाइट रिसीव 5,000 इन हिज बैंक अकाउंट ड्यू टू सेल्स। ठीक है ना? अच्छा ये वाली, नहीं ये तो हो गया, ये वाली बात तो हमने कर ली, सॉरी ये वाली बात। यस। आपके पास लेट से आपने किसी को माल बेचा, लेट से भाई वॉल्टर वाइट को आपने जो है माल बेचा, ठीक है। और माल बेच के लेट से वॉल्टर वाइट ने कुछ दिनों बाद आपको एक चेक प्रोवाइड किया। जैसे ही आपके हाथ में चेक आया, आप क्या डबल एंट्री बनाओगे? आपने देखा था ना, जैसे हम वो असलम वाली ट्रेड रिसीवेबल था उसने पैसे पे किए थे। तो जब भी आपको आपका ट्रेड रिसीवेबल पैसे पे करेगा, आप अब इन्होंने चेक पे किया, आपके पास हाथ में चेक आया, आपने बोला बैंक में पैसे आ गए। बैंक में पैसे आए नहीं है, यस वेरी गुड, आ जाए बैंक डेबिट होगा। और जो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। चेक पकड़ते ही आपने बैंक को डेबिट किया और ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को, नॉट सप्लायर हार्डवेयर, ट्रेड रिसीवेबल ना कस्टमर है वो, तो कस्टमर का अकाउंट बेसिकली क्रेडिट हो जाता है। तो बैंक डेबिट किया और कस्टमर के अकाउंट को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कस्टमर ने आपको पैसे पे किए। बट अभी वो सिर्फ चेक मिला है। अगले दिन आपने लेट से ले जाके चेक जमा करा दिया। अब चेक जमा कराने के बाद 2-3 दिन लगते हैं चेक क्लियर होने में। लेट से आपका वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, जिसको हम देसी जबान में कहते हैं कि चेक हो गया बाउंस। चेक बाउंस होने का क्या मतलब है? कि वो जो वॉल्टर वाइट जिसने आपको चेक दिया था उसका चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के मल्टीपल रीजन हैं। हो सकता है उसने, उसके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस ना हो सकता है उसने साइन गलत करी हुई हो सकता है उसका अकाउंट किसी रीजन की वजह से फ्रीज हुआ हुआ हो। ये सारे मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से उसका चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हो गया, इसकी आपको ईमेल थोड़ी आएगी, कि आपको मैसेज थोड़ी आएगा। चेक बाउंस हो गया तो बस आपकी बैंक स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा कि ये फला चेक नंबर था और ये डिसऑनर्ड हो गया है, यानी कि इसकी पेमेंट आपको नहीं करी गई है। अब डिसऑनर्ड चेक के अंदर हुआ क्या है? आप अपनी कैश बुक में मजे से लिख के बैठे हो ये पैसे आ गए, जबकि वो पैसे एक्चुअल में आपके अकाउंट में आए नहीं है, क्योंकि चेक आपका क्या हो गया? बाउंस हो गया, जिसको हम डिसऑनर चेक कहते हैं। आपका चेक डिसऑनर्ड हो गया। आपको कब पता चलेगा कि भाई फला चेक डिसऑनर्ड हो गया? जब आपके पास अगेन बैंक स्टेटमेंट आएगी। अच्छा जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी तो अब आप क्या करोगे? आपने जो ट्रांजेक्शन यहाँ डबल एंट्री रिकॉर्ड करी थी ना, आप बोलोगे अपना सर, सबसे पहले तो सर पे हाथ मारोगे जोर से, ठीक है। आप बोलोगे ये क्या वो है। और उसके बाद आप जो ट्रांजेक्शन बना के बैठे थे चेक रिसीव करते ही, जिसमें आपने बैंक को डेबिट और आपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया था, आप उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करोगे। आप बोलोगे यार ये तो पैसे आए ही नहीं है, फजूल में मैं बैंक को डेबिट करके बैठा हुआ हूँ और जो है मैं कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करके बैठा हुआ हूँ। आप ट्रांजेक्शन रिवर्स करोगे। आप दोबारा से ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कर दोगे और बैंक को आप बोलोगे पैसे आएंगे, तो बैंक को आप कैश बुक में डिक्रीज कर दोगे। तो रिवर्स ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है? कि आप वॉल्टर वाइट के अकाउंट को डेबिट कर दोगे और बैंक के अकाउंट को ये लिख के कि भाई ये एक चेक डिसऑनर्ड हो गया, चेक का नंबर और डिसऑनर्ड चेक लिख के बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। लेकिन अब सवाल की बात यह है कि ये आपको पता कब चलेगा? जब अगेन आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। तो बैंक स्टेटमेंट आने के बाद, जब बैंक स्टेटमेंट आई और उसके बाद जब आपने ट्रांजेक्शन रिवर्स करी है, तो आप बैंक से क्या दिखा रहे हो? कि भाई ये पैसे बैंक में बेसिकली जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ था कैश बुक में पैसे आ गए हैं, वो आए नहीं है। तो अब आप दिखा रहे हो कि यार वो मैंने गलत पैसे रिकॉर्ड किए थे कि आ गए। रिवर्स करके आप दिखा रहे हो कि वो चेक तो डिसऑनर्ड हो गया और वो पैसे आए नहीं है, यानी कि आप बैंक को क्रेडिट कर रहे हो, ताकि जो आपने शुरू में रिकॉर्ड किया था, बैंक को डेबिट किया था, उसका इम्पैक्ट क्या हो जाए? ऑफसेट हो जाए, बिकॉज वो पैसे इवेंचुअली रिसीव नहीं हुए हैं। एंड इवन जो आपकी, मैंने इससे पहले 4 ट्रांजेक्शन बात करी थी, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट या बैंक चार्जेस, ये सारे पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं। तो जो लिखा हुआ है ना कि यू विल ओनली गेट टू नो अबाउट दिस ट्रांजेक्शन वंस द बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड,
जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव हो जाएगी तो अभी तक की ये जो 5 एरर्स मैंने पढ़े हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस एंड देन दिस ऑन चेक, 5 एरर्स में जब आपके बैंक स्टेटमेंट आएगी तो पैसे कटे ही हैं, पैसे आपके अकाउंट से निकले ही हैं। डिसऑनर चेक में ये वर्ड सही नहीं है कि पैसे निकले हैं, लेकिन डिसऑनर चेक के केस में भी आप बैंक अकाउंट को तो क्या कर रहे हो, क्रेडिट ही कर रहे हो ना, बिकॉज आप ये कह रहे हो कि जो पैसे आए थे वो नहीं आए हैं। तो अपेरेंटली अगर मैं ये कह दूं कि पांचों ही एरर्स के अंदर आपके जो है वो बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं, तो मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि पांचों ही जो ट्रांजेक्शन हैं इनके बारे में जब आपको बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी और पता चलेगा, तो आप जो कैश बुक के अंदर एंट्री बनाओगे वो क्रेडिट साइड पे बनाओगे, क्योंकि बाकी 4 में, शुरू के 4 में तो सीधा सीधा पैसे कटे हैं, और 5वें के अंदर आपने जो पैसे रिकॉर्ड किए थे वो अब आपको पता चला गया वो तो आए ही नहीं है। तो अपेरेंटली कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम के अंदर एंट्री बननी है वो इन पांचों एरर्स की वजह से, जो शुरू के 5 एरर्स हैं, वो बैंक स्टेटमेंट मिलने के बाद क्रेडिट साइड पे ही एंट्री बननी है। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, 2 चीजें आपकी ऐसी होती हैं, क्रेडिट ट्रांसफर और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अच्छा, क्रेडिट ट्रांसफर और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्या है? क्रेडिट ट्रांसफर ये है कि आपके किसी कस्टमर ने बिना बताए, बिना कोई कॉल किए, बिना कोई मैसेज किए, बिना कोई खत भेजे आपके अकाउंट में पैसे डाल दिया। कम होते हैं ऐसे कस्टमर, लेकिन लेट्स से अगर ऐसा कोई कस्टमर है उसने बस पैसे डाल दिया, आपको बताया ही नहीं, तो अब आपके अकाउंट में तो पैसे आ गए। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आए, बैंक वालों ने इमीडिएटली उसको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया। आपके आपको खबर ही नहीं है कि पैसे आ चुके हैं, क्योंकि आपको कस्टमर ने बताया नहीं। तो आपको कब पता चलेगा अच्छा यार ये पैसे भी आ गए? जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। एंड इसी तरीके से एक होता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अगर लेट्स से आपकी कंपनी का सेविंग अकाउंट है, ठीक है, या आपके बिजनेस का सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कहते हैं। आपने कुछ पैसे डिपॉजिट कराए में सेविंग अकाउंट में और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब तो बल्कि ऐसे अकाउंट भी आ गए हैं कि आपको करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलना, अगर आप चाहो तो मिल सकता है आपको। तो खैर, किसी भी वजह से अगर आपकी डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट भी आपके बैंक अकाउंट में बस ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको बताया नहीं जाता, आपसे पूछा नहीं जाता, जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपके अकाउंट में सीधा डिपॉजिट कर दिया जाता है। और जैसे ही वो इंटरेस्ट डिपॉजिट किया जाता है, बैंक वाले ही तो डिपॉजिट कर रहे हैं इंटरेस्ट, बैंक में ही आपने पैसे रखवाए ना, बैंक वाले ही इंटरेस्ट डिपॉजिट कर रहे हैं आपके अकाउंट में, इंटरेस्ट डाल रहे हैं। तो जब वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वो फौरन उस ट्रांजेक्शन को अपनी बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। आपको कब पता चलेगा? ये दोनों, क्रेडिट ट्रांसफर के लिए भी कि यार ये पैसे मुझे कस्टमर ने भेज दिए हैं, या ये इंटरेस्ट मुझे बैंक वालों ने ट्रांसफर कर दिया मेरे अकाउंट में, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी। लेकिन इन इन दो, सिक्स, एरे नंबर 6, 7 और एरे नंबर 1 to 5 में डिफरेंस क्या है? 1 to 5 में पैसे आपके अकाउंट से कट रहे थे, तो मैंने बताया कि जब आपको है तो सेम ही। अच्छा, एक इनका इनका कॉमन पॉइंट क्या है? इनका कॉमन पॉइंट ये है कि ये सारी वो ट्रांजैक्शन है जो कि बैंक वाले तो बैंक स्टेटमेंट में फौरन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको तब पता चल रहा है जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ रही है। ये एरर 1 to 7 की कॉमन पॉइंट है। डिफरेंस क्या है? 1 to 5 के अंदर मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, आपको जब ये पता चलेगा एरर ट्रांजेक्शन 1 to 5 में कि ये ट्रांजेक्शन हो गई है, तो आप फिर कैश बुक को क्रेडिट करोगे, यानी बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि पैसे कटे। ठीक है ना? जबकि 6 और 7 जो ट्रांजेक्शन है, जब इसके बारे में आपको पता चलेगा, तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि ये पैसे आपको रिसीव हुए। तो दी 7 एरर्स, इनको हम ब्रॉडली, या एरर्स ना भी कहें, अगर ट्रांजेक्शन कह रहे हैं, बिकॉज कोई एरर तो नहीं है, इट्स अ ट्रांजेक्शन विच यू एज अ बिजनेस आर गोइंग टू नो वंस यू रिसीव द बैंक स्टेटमेंट, तो इसको हम कहते हैं एरर नॉट येट रिकॉर्डेड। जो हर एरर के आगे देखें, मैंने देखा ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट येट रिकॉर्डेड बाय बिजनेस, नॉट येट रिकॉर्डेड बाय बिजनेस, तो इनको हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि एरर्स नॉट येट रिकॉर्डेड बाय बिजनेस, एंड दे विल ओनली बी रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस वंस द बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड। किधर रिकॉर्ड करेगा बिजनेस जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव हो जाएगी? ऑब्वियसली कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेगा। 1 to 5 वाले जो ट्रांजेक्शन है उनको कैश बुक के अंदर बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा। 6 और 7 को कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, लेकिन जब ये इन 7 ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है कि मैंने जनवरी की एक कैश बुक नॉर्मल आपने प्रिपेयर करी, उस कैश बुक के अंदर ये 7 ट्रांजेक्शन्स जो थी वो मौजूद नहीं थी। आपको जब जनवरी के महीने की बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई एट द एंड ऑफ द मंथ, या लेट्स से एट द स्टार्ट ऑफ फेब्रवरी, तो आपको पता चला, आपने बोला कि ओहो यार ये सारी ट्रांजेक्शन भी तो हुई हैं, ये तो कैश बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है। तो अब आप इन ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक के अंदर अपडेट करोगे, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ अपडेटेड कैश बुक, जो कि आपके सवालों में आती है। एग्जामिनर आपको सारी चीजें, एरर्स वगैरह देगा और फिर बोलेगा अपडेटेड कैश बुक बना दो।
अपडेटेड कैश बुक बनाने का क्या मतलब है, ये यहाँ पे देख लें। अपडेटेड कैश बुक बनाने का मतलब ये है कि आप स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करो, आपने मैंने बताया ना, जनवरी की एक इनिशियल कैश बुक बनाई हुई थी, ठीक है। उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो आपकी अब जनवरी के महीने की इनिशियल कैश बुक जो आपने बनाई थी, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, दैट विल एक्ट एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अपडेटेड कैश बुक, क्योंकि अब आप उसी कैश बुक को अपडेट कर रहे हो। जो जनवरी की ट्रांजेक्शन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की हुई और बैंक स्टेटमेंट आने के बाद पता चला आपको कि भाई ये ट्रांजेक्शन हुई हुई हैं, उनको आप कैश बुक के अंदर अपडेट करो। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम अपडेटेड कैश बुक बना रहे हैं। अपडेटेड कैश बुक स्टार्ट कहाँ से होगी, जो आपकी पुरानी इनिशियल कैश बुक थी उसका क्लोजिंग बैलेंस जो था, वो अपडेटेड कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस होगा। इस फॉर्मेट के अंदर बस एक चीज है कि बैलेंस बीडी सिर्फ डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, ये लाजमो मलजूम नहीं है। नीचे मैंने नोट बना के लिखा हुआ है कि बैलेंस बीडी ऑफ अपडेटेड कैश बुक विल कम फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इनिशियल कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इट मस्ट ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड, जो मैंने अभी बात करी ना कि बैलेंस बीडी सिर्फ डेबिट पे गिवन है, इट मस्ट ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कैन बी ऑन द क्रेडिट साइड एज वेल ड्यू टू ओवरड्राफ्ट। यानी कि ये जो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस बीडी है, ये लाजिम और मलजूम नहीं है कि सिर्फ डेबिट साइड पे आए, ये बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा लिख दूं, बैलेंस बीडी आपका क्रेडिट साइड पे भी स्टार्ट हो सकता है, बट दैट वुड डिपेंड प्योरली अपॉन योर इनिशियल कैश बुक के इनिशियल कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस किधर आ रहा है। अगर इनिशियल कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट पे आ रहा है, तो ओपनिंग कैश बुक का ओपन जो अपडेटेड कैश बुक है उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट पे आएगा। अगर इनिशियल कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे आ रहा था, तो ओपनिंग कैश बुक अपडेटेड कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी फिर क्रेडिट पे आएगा, एंड दैट वुड रिप्रेजेंट कि आपका अकाउंट जो है वो ओवरड्राफ्ट में गया हुआ है। उसके अलावा जो बातें हैं वो हमने ऑलरेडी कर ली हैं। मैंने आपको बताया कि एरर 1 to 5 आपने अब अगर एरर समझ लिए हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये पैसे कट रहे हैं। जब पैसे कट रहे हैं तो बैंक अकाउंट, मैंने बताया क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जब ये ट्रांजेक्शन अगर आपको बैंक स्टेटमेंट में आपने आइडेंटिफाई करी, जिसमें आपका स्टैंडिंग ऑर्डर है, डायरेक्ट डेबिट है, इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट है, बैंक चार्ज है, डिसऑनर चेक है, तो आपको पता है कि भाई ये अपडेटेड कैश बुक में किधर जाएंगी। ये अपडेटेड कैश बुक में देख लें, क्रेडिट साइड पे जाएंगी, क्योंकि पैसे कटे हैं ना। पैसे कटे हैं तो फिर जब आप उसको अपडेट करोगे तो किधर करोगे, कैश बुक हमें पता है एसेट जब कम होता है तो हमें पता है क्रेडिट करते हैं, तो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। जबकि एरर 6 एंड 7 क्रेडिट ट्रांसफर और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन का अगर आपको बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा, तो वो पैसे आए हैं। तो पैसे आए हैं तो आपका एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो किधर ट्रांजेक्शन होगी, ये बेसिकली पैसे आए हैं, कैश बुक बना रहे हैं तो पैसे आए हैं बैंक के अंदर, तो आपका डेबिट साइड पे ट्रांजेक्शन होगी और आप दिखाओगे कि पैसे आए हैं क्रेडिट ट्रांसफर या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की वजह से। तो अपडेटेड कैश बुक बहुत आसान लफ्जों में अगर बताऊं, वो ट्रांजैक्शंस जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद थी लेकिन आपकी इनिशियल कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं थी, वो तमाम ट्रांजैक्शंस आपकी अपडेटेड कैश बुक के अंदर अपडेट कर दी जाएंगी। और अगर पैसे कटे हैं तो अपडेटेड कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आएगी, अगर पैसे आए हैं तो अपडेटेड कैश बुक में डेबिट साइड पे आएगी। तो अगर आपको एरर समझ आ गया है, ये ट्रांजैक्शन समझ आ गई है, तो डेबिट क्रेडिट आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 to 5 में बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि पैसे कटे कटे तो फिर तो क्रेडिट साइड पे आएंगे। और 6 और 7 में क्या, तो इंटर के नाम से भी क्लैरिफाई हो रहा है कि ये पैसे आए आए हैं। आए हैं तो फिर ट्रांजैक्शन डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड होगी, एंड जस्ट लाइक एनी अदर टी अकाउंट फिर इसका हम हैवियर ऑफ टू साइड निकाल के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अपडेटेड कैश बुक बनाने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट का होना और इनिशियल कैश बुक का होना दोनों लाजमी है। क्यों? क्योंकि आप बैंक स्टेटमेंट देखोगे कि बैंक स्टेटमेंट की क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई हैं जो कि मेरी कैश बुक में मौजूद नहीं है, ठीक है ना। क्या क्या ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में है जो कि मेरी इनिशियल कैश बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप क्या करोगे, अपडेटेड कैश बुक के अंदर अपडेट कर लोगे। और यही बात सेकंड नोट में लिखी हुई है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अपडेटेड कैश बुक द बिजनेस विल कंपेयर द इनिशियल कैश बुक जो उसने उस महीने की बनाई थी विद द बैंक स्टेटमेंट। कंपेयर क्यों करेगा? देखने के लिए कि भाई कौन सी ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है और मेरी कैश बुक में मौजूद नहीं है। और उन तमाम ट्रांजैक्शंस को, एंड ऑल ट्रांजैक्शन दैट आर इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द इनिशियल कैश बुक विल बी रिकॉर्डेड इन द अपडेटेड कैश बुक, उसको हम अपडेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे और हमारी कैश बुक क्या हो जाएगी, कैश बुक हमारी अपडेट हो जाएगी। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था, जो जो चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हैं कैश बुक में मौजूद नहीं है, उसको अपडेटेड कैश बुक में डाल दो। स्टेप नंबर 2 इज कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि सिर्फ आपकी कैश बुक में मौजूद होंगी,
और बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होंगी, जिसको हम कहते हैं एरर्स एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड। कि ये वो चीजें हैं जो आपने तो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली है, उसमें उसको हम क्या कह रहे थे, एरर नॉट येट रिकॉर्डेड, क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं था, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड था। इसको हम कह रहे हैं एरर एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड, क्योंकि ये आपकी कैश बुक में मौजूद है, बैंक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ दो ही टाइप के एरर्स होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, सुनिएगा। ये यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। हाँ जी, एक आपने चेक बनाया, ठीक है, सप्लायर के नाम पे, ज्यादातर आप सप्लायर को पेमेंट करते हैं। जब आपने सप्लायर के नाम पे चेक बनाया, चेक देते साथ ही, वो याद है अभी डिसऑनर चेक की ट्रांजैक्शन मैंने बताई थी, मैंने क्या बताया, चेक मिलते साथ ही कैश बुक में एंट्री कर दी, जबकि पैसे अभी आए नहीं थे, अभी तो अगले दिन आप चेक जमा कराओगे और फिर वो चेक क्लियर होगा, फिर पैसे आएंगे। लेकिन आपने चेक मिलते साथ ही कैश बुक में एंट्री कर दी। इसी तरीके से आप जब सप्लायर को पेमेंट करते हो तो चेक देते साथ ही कैश बुक में एंट्री कर देते हो। अब सप्लायर को अगर पेमेंट कर रहे हो तो डबल एंट्री क्या बनेगी, बैंक से पैसे कटे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, ऑब्वियसली एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। और क्योंकि ट्रेड पेबल यानी सप्लायर को पेमेंट की है तो सप्लायर इज अ लायबिलिटी, नॉर्मली अगर ट्रेड पेबल उधार पे माल खरीद लेते तो जब ट्रेड पेबल कम होगा, लायबिलिटी कम होगी, तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जोहार, लेट्स से ही इज अ ट्रेड पेबल, ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं जोहार इज अ ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 5,000 से डेबिट और बैंक अकाउंट 5,000 से क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन मैंने बना ली एज सून एज अ चेक इज इशूड, मैंने जैसे ही चेक इशू किया मैंने ये ट्रांजैक्शन बना ली। बैंक स्टेटमेंट के अंदर, अच्छा ये लाइट से मैंने, अच्छा डेट भी देखिएगा, 28 जनवरी को ये चेक मैंने इशू किया और अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। लेट से जिस बंदे, जिस जोहार को मैंने चेक दिया है, भाई मेरे पैसे डिडक्ट होने के लिए जोहार का बैंक अकाउंट जाके चेक जमा कराना जरूरी है। जोहार जाएगा, चेक जमा कराएगा और उसके बाद ही तो फिर क्या कहते हैं, मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे। सिर्फ चेक देने पे तो मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटते ना। तो लेट से इससे पहले कि जोहार जोहार को 28 जनवरी को मैंने पेमेंट करी और वो लेट से निकल गया, कहीं भी निकल गया, पाकिस्तान टूर पे निकल गया या मसरूफ हो गया, वो चेक जमा कराने नहीं जा सका। इससे पहले कि वो चेक जमा कराने जाता, लेट से 2 फरवरी को मेरी बैंक स्टेटमेंट आ गई, जनवरी के महीने की। महीना खत्म हुआ 31 जनवरी को और फिर 2 फरवरी को मेरे जनवरी के महीने की बैंक स्टेटमेंट आ गई। क्या जनवरी के महीने की जो बैंक स्टेटमेंट आएगी उसमें जो मैंने जोहार को पेमेंट किया 5,000, वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी या नहीं हो रही होगी? तो जवाब है नहीं हो रही होगी, क्योंकि जोहार अभी तक चेक लेके गया ही नहीं है बैंक पे। जब वो चेक लेके ही नहीं गया बैंक पे तो मेरे अकाउंट से पैसे ही नहीं कटे। जब पैसे ही नहीं कटे तो बैंक वाले तो बैंक स्टेटमेंट में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करे, अभी तक उन्होंने नहीं करा हुआ, एटलीस्ट जनवरी के महीने के ही जो मुझे उन्होंने स्टेटमेंट भेजी है उसमें। तो अब इस केस में ये क्या हो गया, ये एरर एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड हो गया, जिसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। एक ऐसा चेक जो आपने तो इशू कर दिया है और इशू करते साथ ही अपनी कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन जिस बंदे को, जिस नमूने को आपने वो चेक दिया है, वो अभी तक वो चेक लेके पहुंचा ही नहीं है बैंक। और क्योंकि वो बैंक नहीं पहुंचा तो आपके अकाउंट से पैसे भी डिडक्ट नहीं हुए हैं। अगर वो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए तो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। अ चेक इशूड बाय द बिजनेस बट नॉट येट कैश इन द बैंक, यस दैट्स हाउ यू कुड रिमेंबर अनप्रेजेंटेड चेक। कि आपने चेक इशू कर दिया, इशू करते साथ कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो अभी तक बैंक के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ या जमा नहीं कराया गया। जिस बंदे को आपने चेक दिया था अभी तक उसने बैंक में जमा नहीं कराया, तो बैंक वालों ने उसको बैंक स्टेटमेंट में भी नहीं डाला। एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एरर एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड। ये सिर्फ आपकी कैश बुक में मौजूद है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद नहीं है। द सेकेंड वन इज कॉल्ड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। अच्छा ये जो है ये रिवर्स है। ये ऐसा है कि आपको कहीं से चेक मिला, ठीक है, आपने चेक ले जाके बैंक में जमा भी करा दिया। आपने लेट से आपको 28 जनवरी को ही चेक मिला, अच्छा चेक मिलते साथ ही डबल एंट्री क्या बनाई आपने, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। और आपने जो है वो लेट से जो ट्रेड रिसीवल था, जो भी ट्रेड रिसीवल आपका था, आपने ट्रेड रिसीवल के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये नॉर्मली आपको कस्टमर से चेक मिलता है। आपने, अच्छा आप अगले दिन जाके आपने चेक जमा भी करा दिया, ठीक है, 29 जनवरी को या लेट से 30 जनवरी को। अब चेक क्लियर होने में आपको पता है 2-3 दिन लगते हैं, 2 दिन तो लगते ही हैं, 2 वर्किंग डेज लगते हैं। इससे पहले कि वो 2 वर्किंग डेज खत्म होते और क्या कहते हैं आपका चेक फाइनली क्लियर होता, 31 जनवरी तक लेट से आपका चेक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना। आपने लेट से 30 जनवरी को जमा कराया तो 31 जनवरी तक चेक क्लियर नहीं हुआ। चेक अब आपका 2 फरवरी या 3 फरवरी को क्लियर होगा या 1 फरवरी को क्लियर होगा, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ गई जनवरी के महीने की। अब क्योंकि जो चेक भले आपने 30 जनवरी को जमा करा दिया था, लेकिन वो 31 जनवरी तक क्लियर नहीं हुआ, तो 31 जनवरी तक उस चेक की वजह से आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए।
अब आपके अकाउंट में अगर पैसे ही नहीं आए हैं तो बैंक वाले ने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया, ये पैसे आए नहीं, अभी तो चेक क्लियरिंग के प्रोसेस में है। तो ये जो आपका अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, ये क्या है कि आपने चेक जमा भी करा दिया, चेक अभी क्लियरिंग के प्रोसेस में ही था कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ गई, और जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आई है फिर उसके अंदर उस चेक की अमाउंट मेंशन नहीं होगी, वो रिकॉर्डेड नहीं होगी। जबकि कैश बुक में आप रिकॉर्ड करके बैठे हो कि पैसे आ गए हैं, तो दिस विल अगेन बी क्लासिफाइड एज एरर एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड। अच्छा, ये एरर एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड क्या है कि ये सब आपकी कैश बुक में मौजूद होंगे। अनप्रेजेंटेड चेक आपकी कैश बुक में क्रेडिट साइड पे मौजूद होगा क्योंकि आप बैंक को क्रेडिट करके बैठे हुए हो। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट आपकी कैश बुक में डेबिट साइड पे मौजूद होगा क्योंकि आप बैंक अकाउंट को डेबिट करके बैठे हुए हो, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं होंगे। दैट इज वाई हम उनको एरर एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड कह रहे हैं। ये जो एरर्स होंगे, दे विल बिकम पार्ट ऑफ योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि देखो, जब आपने अपडेटेड कैश बुक बनाई है तो अभी भी अपडेटेड कैश बुक के अंदर अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट की अमाउंट इंक्लूडेड है। ठीक है, वो रिकॉर्ड हुई नहीं है, जो कि बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो आपका जो अभी अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस आया है, वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर नहीं आया है, क्योंकि दो ट्रांजैक्शंस आपकी कैश बुक में ऐसी मौजूद हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर है ही नहीं। तो अब उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप इन दो एरर्स को ठीक करोगे। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, ये अब आपको बता रही है कि अगर आपने जो अपडेटेड कैश बुक बनाई है उसके बैलेंस से आप स्टार्ट करते हो, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से। तो अब आप देखो, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक के अंदर ये जो दो ट्रांजैक्शंस की अमाउंट इंक्लूडेड है, ये वो पैसे आपने डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे दिखाए हुए हैं जो कि आपको ना ही या तो कटे, अनप्रेजेंटेड केस के, अनप्रेजेंटेड चेक के केस में कटे नहीं है, और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट के केस में आए नहीं है। तो गलत आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा ना। तो अब हम इसको क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये जो मैंने अनप्रेजेंटेड चेक है, जिसको मैं कैश बुक में क्रेडिट करके बैठा हूँ, दिखा के बैठा हूँ कि पैसे निकल गए हैं, मैं कह रहा हूँ कि इसको ऐड कर, क्योंकि ये पैसे कटे नहीं है। तो अनप्रेजेंटेड चेक क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक आपने कैश बुक को क्रेडिट किया हुआ है जबकि पैसे कटे नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट जिसको आपने बैंक के अंदर डेबिट करके दिखाया हुआ है कि पैसे आ गए हैं, मैं कह रहा हूँ ये पैसे आए नहीं है। तो इसको क्या करो, इसको माइनस करो, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट को क्या करो, लेस करो। और जब तुम ये बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक के अंदर जो पैसे कटे नहीं है उसको ऐड कर लोगे, और जो पैसे आए नहीं है उसको माइनस कर लोगे, तो तुम्हारे पास अपेरेंटली बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा। विच मीन्स, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि तुम्हारे जो मतलब जो डिफरेंस के रीजन थे ना, सबको आइडेंटिफाई कर लिया है और अपने बैलेंसेस को रिकनसाइल कर लिया है। जो दो बैलेंसेस हमने कहानी शुरू करी थी कि आइडियली सेम होने चाहिए, आपने अपडेटेड कैश बुक बना के और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई ये दो बैलेंसेस क्यों सेम नहीं थे, क्या डिस्क्रिपेंसी है जिसकी वजह से ये दो बैलेंसेस सेम नहीं आ रहे हैं। और फिर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपका बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ गया, तो अब आपको पता है कि ठीक है भाई, ये 20-30 हज़ार का जो डिफरेंस आ रहा है हमारी कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में, ये एग्जैक्टली अब क्यों आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, कभी कभार वो आपसे कहता है कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, लेकिन स्टार्ट विद बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो उस केस में आप स्टार्ट करोगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट उस केस में फिर गिवन होगा। जब वो कहता है ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ बट स्टार्ट विद बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे। नॉर्मल जो मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, इसमें जब ये अनप्रेजेंटेड चेक ऐड हो रहा था और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट लेस हो रहा था, अब मैं जा रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर में, मैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ, तो जो चीज़ ऐड हो रही थी वो लेस हो जाएगी, जो चीज़ लेस हो रही थी वो क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। तो अनप्रेजेंटेड चेक वहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक लेस हो जाएगा। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट जो कि वहां पे लेस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ऐड हो जाएगा। और अपेरेंटली जो फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि मैंने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया था और मैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा था, तो जो फाइनल आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, जो आपने अपडेटेड कैश बुक बनाते हुए ऑलरेडी निकाल लिया है, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश। So that is how a typical bank reconciliation statement would look like. नॉर्मली आपके पास जब स्पेसिफाइड नहीं होता तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल करो, इट्स अप टू यू।
लेकिन अगर किसी सवाल में स्पेसिफाई कर देता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कि भाई स्टार्ट विद बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक या स्टार्ट विद बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो फिर आपको उसी बैलेंस से स्टार्ट करना है और रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है वो जाना है। बट इट इज वेरी इजी, अगर आप एक फॉर्मेट याद रख लो तो आपको पता है कि अगर दूसरे से स्टार्ट करना पड़ा तो उसी को क्या कर देंगे, उसी फॉर्मेट को बस रिवर्स कर देंगे, जो ऐड हो रहा है वो माइनस होगा और जो माइनस हो रहा है वो ऐड हो जाएगा। सो दैट इज योर टोटल और कंप्लीट बैंक रिकंसिलिएशन कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड जितनी भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हमने कर ली। अब इसका सवाल रहता है वो हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे।